जय संविधान। जय संविधान। देखिए, हमारी और अमिताभ दास साहब की चर्चा जो है वो दर्शक श्रोताओं द्वारा बहुत पसंद की जा रही है और बार बार मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अमिताभ साहब से स्वामी साहब और बात कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन होता है और केवल मेरे दर्शक श्रोताओं का ही ज्ञानवर्धन नहीं होता, मेरा भी ज्ञानवर्धन होता है। इसलिए आज पुनः मैंने आमंत्रित किया है। और अमिताभ जी, हमारे मैनेजमेंट साइंस में एक बात कही जाती है और आप पुलिस ऑफिसर रहे और इतने ज्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप भी सहमत होंगे। ये कहते हैं, देखिए, 4 सिचुएशन होती हैं। अगर आपके सामने जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कोई एथिक्स और लीगल के बीच में चुनना हो, एक चीज तो ये होती है कि चीज एथिकल हो और लीगल हो, आंख मूंद के उसका पालन कीजिए अगर एथिकल हो और लीगल हो। अगर अनएथिकल हो और इलीगल हो, कतई उसका पालन मत कीजिए। ऐसा काम मत कीजिए जो इलीगल भी हो और अनएथिकल भी हो। अगर बोल लीजिए कोई काम लीगल हो लेकिन अनएथिकल तो हो सकता है आप कर लें, क्योंकि एथिक्स जो है वो स्थान स्थान पे परिवर्तित होती रहती है। जैसे गौमांस हमारे उत्तर प्रदेश में अनएथिकल है, लेकिन भारत सरकार के अनुमति है, नॉर्थ ईस्ट में खाई जा सकती है, गोवा में खाई जा सकती है, केरला में खाई जा सकती है। तो एथिक्स और लीगल, इसके बीच का संबंध देखना बहुत आवश्यक है। अच्छा, चलिए, चर्चा शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर पहले मैं दे देता हूं। अगर किसी को लगता है किसी से इसका अंतर संबंध स्थापित होता, भैया मेरा दोष नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न है। आप समाज में जितने ज्यादा ऊंचे पद पे बैठे होते हैं, आपका व्यक्तित्व उतना ज्यादा ही अनुकरणीय होना चाहिए। छोटे मोटे आदमी से गलती हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो छोटा आदमी है। लेकिन अगर आप उच्च पद पे बैठे हुए हैं और भगवान ने आपको उच्च पद पे बिठाया है, तो आपका कर्तव्य बनता है। जैसे हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, और उनके नाम पे हम दंगे फसाद कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और खुद उनके आदर्शों का पालन नहीं करते। तो मैं एक सिचुएशन ये सोच रहा था कि चलिए, ये हो सकता है किसी का व्यक्तिगत मसला हो अमिताभ साहब, कि आप किसी ने शादी की और शादी करने के बाद छोड़ दिया। चलिए, आपका व्यक्तिगत मसला है, मेरे लिए व्यक्तिगत मसला नहीं है। मेरे लिए, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, आप तो नहीं मानते, मैं मानता हूं, अगर शादी की आपने, और यह हम मानते हैं, सनातनी लोग मानते हैं, जब शादी होती है, विवाह होता है, तो उस समय सारे देवी देवता वहां उपस्थित होते हैं, और जब अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, तो देवताओं को साक्षी मान के बंधन में बंधा जाता है और 7 प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। तो मैं तो वास्तविकता मैं तो ये मानता हूं और इस बात को निभा भी रहा हूं, और मैं इस बात का बड़ा अपने बेटों से भी मैंने कहा, भैया शादी करने से पहले सोच लो, बात शादी के बाद अगर इधर उधर बाएं दाएं किया तो थप्पड़ी मारूंगा और कुछ नहीं करूंगा। पहले सोचो, बाद में नहीं। लेकिन चलिए, अगर सनातनी है तो अपनी पहले सोच लीजिए, लेकिन बाद में किसी प्रकार का विच्छेद, खैर चलिए, वो व्यक्तिगत मसला है। अच्छा, दूसरा प्रश्न उठता है, जैसे कामराज नाडर थे, कामराज नाडर से कहा गया कि आप इतने बड़े नेता हैं, आप देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? तो कामराज नाडर ने बड़ी स्पष्टता से कहा, पहली बात तो मैं अनपढ़ हूं, अंगूठा छाप हूं, तो देश का प्रधानमंत्री अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे हिंदी नहीं आती, पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है, आई डोंट नो हिंदी, मेरे को तो तमिल और इंग्लिश आती है, मैं नहीं वो भैया प्रधानमंत्री बन सकता। इतनी ज्यादा स्पष्टवादिता थी। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि राजनीति में कोई डिग्री का महत्व तो है नहीं, बिना डिग्री के भी आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपनी डिग्री को गलत बताएं, झूठी डिग्री दिखाएं, ऐसी डिग्री दिखाएं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका माने आपकी सत्यनिष्ठा और आपकी पर्सनैलिटी और आपके कैरेक्टर को उजागर करती है। आप सहमत होंगे इस बात से? अच्छा, अब तीसरी बात आई है, अगर मान लीजिए उच्चतम स्तर पे बैठे हुए आदमी के चरित्र के बारे में प्रश्न उठने लगे और लोग खुलेआम आके उनके चरित्र के बाद में लांछना लगाने लगे हैं और उसका प्रतिवाद ना हो, तो पहला तो आप पत्नी विच्छेद कर लें, फिर आपकी डिग्री फर्जी हो, फिर आप उसके बाद चारित्रिक आरोप लगे और उसके बाद भी आप चुनाव प्रचार में निकल जाएं और बाहर चीना सौड़ा करके अपना प्रचार करते। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने दिमाग में जो प्रश्न है उनको पूछ रहा हूं, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे चुका हूं। अब जैसे मधु किश्वर ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा कि उन्होंने मंत्री बनाया, क्या क्या किया, वो आप जानते ही हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अब सुना है कि एफआईआर हुई है दिल्ली के अंदर किसी तीसरे आदमी की, लेकिन एक वकील साहब से कल मैं बात कर रहा था,
वो कह रहे तो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि जिसकी मानहानि हुई वही केस लोकस कर सकता स्टैंडाई है, नहीं है, उसका लोकस स्टैंडाई नहीं है। लोकस लेकिन चलिए स्टैंडाई नहीं है जी। हाँ, लेकिन ये जो मधु किश्वर की बात पे, अच्छा फिर आपने ही एक वीडियो बनाया जो मैंने आपकी दास बोले बिंदास पे सुना, कि एक और महिला निकल आई हैं जो स्कूल चलाया करती थी, और एक हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो बाद में गवर्नर बन गए, वो भी किस प्रकार की मांगे कर रहे थे, और बाद में जब वो मांगे पूरी नहीं की उन्होंने तो अपने स्कूल ही बंद कर दिए। तो इन तीनों विषयों पे आपको क्या लगता है, ये सब जो हो रहा है, चरित्र पे प्रश्न, और अगर इस प्रकार से होता रहा, फिर एफआईआर नहीं हुई, फिर दंड नहीं मिला, मधु किश्वर भी निकल जाएंगी, सब हो जाएगा, तो हमारे देश के अंदर दामन आ जाएगा। कल अमिताभ दास पे प्रश्न उठाने लगेंगे लोग, मेरे पे उठाने लगेंगे, मैं किसी पे उठाने लगूंगा, एफआईआर नहीं होगी तो बिल्कुल चरित्र हनन का खेल शुरू हो जाएगा। तो आखिर ये सब जो मसले जो मैंने उठाए, इस पे आपको क्या लगता है एज टू व्हाई राइट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? आपने बहुत सारे बिंदु उठाए। देखिए, अभी मैं 3-4 दिनों से, ऐसे मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, तो अक्सर इतिहास से संदर्भ जोड़ता हूं। कोई बात अभी भी घटना घटती है तो मैं उसे एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखने की कोशिश करता हूं। अभी 3-4 रोज से मेरे दिमाग में एक नाम बहुत घुमड़ रहा है, और वो नाम है, मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। जब औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन हुआ तो एक से एक नालायक बादशाह हुए, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह वगैरह। मोहम्मद शाह जो था, मुगल बादशाह था, और वो दिन रात सिर्फ तवायफों से घिरा रहता था, और दिन रात नाच गाने देखता था। उसका नाम ही पड़ गया रंगीला, और उसको इतिहास की किताबों में, गंभीर पुस्तकों में भी मोहम्मद शाह रंगीला ही कह के रेफर किया जाता है। उस जमाने में ईरान का जो था बादशाह था, पर्सिया का नादिर शाह, नादिर शाह को पता चला कि भाई वहां तो मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ है, अभी आपदा में उसने अवसर देख लिया, तो नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। ये 1739 की बात है, 1739 की बात है। और नादिर शाह ने दिल्ली में एकदम कत्लेआम मचा दिया, खून की नदी बहा दी, और पूरे दिल्ली को लूट के गया, कोहिनूर भी ले गया हमारा, और जो मुगलों का सिंहासन था, मयूर सिंहासन जिसको कहते हैं, पिकॉक थ्रोन, शाहजहां का बनवाया हुआ, वो भी ले गया और पूरा बर्बाद कर दिया। तो आजकल मुझे जो अभी देश में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीला की तरह ही एक दूसरा रंगीला आज हिंदुस्तान में, मतलब तख्त नशीन है, तख्त पर बैठा हुआ है। नहीं अमिताभ और साहब, पहले एक डिस्क्लेमर दे दीजिए, पहले एक डिस्क्लेमर दे दीजिए, फिर जो मनाए बोलिए। पहले डिस्क्लेमर दे दीजिए और उसके बाद जो मनाए वो बोलिए। अब डिस्क्लेमर मैं क्या दूं भाई? डिस्क्लेमर तो यही दूंगा कि यदि किसी सनातनी की भावना को इससे आहत हो जाती है तो भाई ये क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं सच बोलने से मजबूर हूं भाई। मुझे जो लग रहा है कि देश में फिर वो काल चक्र घुमा है, और इतिहास खुद को दोहरा रहा है, और एक फिर मोहम्मद शाह रंगीला तख्ते नशीन है। अब नाम भी लेना ही पड़ेगा, दर्शक भी समझ ही रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी की जो एक छवि थी, देखिए, एक मोदी की छवि गढ़ी गई थी, झूठ के कारखाने में मोदी की एक छवि गढ़ी गई थी, एक नैरेटिव पेश किया गया था कि भाई ये मानव नहीं, ये महामानव है। जब ये बच्चे थे, बाल नरेंद्र थे, तो इन्होंने मगरमच्छ को पकड़ लिया था, बताइए। जब ये बाल नरेंद्र थे तो इन्होंने मगरमच्छ को पकड़ लिया था। फिर इन्होंने हिमालय में जाकर 35 साल तक साधना की, फिर इन्होंने भिक्षाटन किया, फिर इन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, और मतलब जैसे कि बड़े बड़े अवतारी पुरुषों की कहानियां होती है ना, कि उनका जन्म हुआ तो ये तारा दिखा आसमान में, तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो एक पूरी वैसा एक नैरेटिव गढ़ा गया। जो इंडिया में राइट विंग का इकोसिस्टम है, दक्षिण पंथियों का जो इकोसिस्टम है, जो सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये कचरा फैलाने में और झूठ फैलाने में, उसने एक पूरा नैरेटिव गढ़ा कि मोदी जी भाई बहुत चाय बेचते थे, हिमालय में तपस्या इन्होंने की, एकदम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, मतलब ये। और अभी आपने विवाह विच्छेद की बात की, ये सही है, ठीक है, मैं मतलब ऐसे मैं नास्तिक व्यक्ति हूं, लेकिन जो लोग सनातनी हैं वो क्या मानते हैं? हिंदू विवाह का जो सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल होता है, सप्तपदी कहते हैं, सप्तपदी, उसके बिना हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता भी नहीं है। सप्तपदी जब आप करते हैं, अग्नि को साक्षी मान के आप 7 फेरे लेते हैं, तो वो सांकेतिक होता है कि आप 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। मैं तो कम से कम यही सुन के बचपन से बड़ा हुआ हूं
कि सप्तपदी का मतलब है 7 जन्मों का साथ, और आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया जसोदाबेन को, ठीक है। उसके बाद मोदी जी वर्षों तक जो फॉर्म भरते थे चुनाव आयोग का, उसमें वैवाहिक कॉलम जो रहता है विवाह वाला, उसको खाली छोड़ देते थे। ये भी देखिए एक झूठ ही है। जब आप विवाहित हैं तो उसको खाली छोड़ने की क्या जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी कॉलम भरे होने चाहिए, तब उन्होंने खुद को विवाहित बताना शुरू किया। अब अंध भक्तों का हाल देखिए, जहां आप मोदी की इस बात पर आइएगा कि वो तो जसोदाबेन को छोड़ चुके, अंध भक्त सीधे गौतम बुद्ध पर पहुंच जाएंगे। और है ना, ये अंध भक्ति का मतलब ये देखिए, और अंध भक्ति का ये देखिए कि सीधे गौतम बुद्ध, और मतलब उन्होंने, गौतम बुद्ध ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, वो तो उनका बेटा राहुल सोता रहा था, तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, कौन यशोधरा को छोड़ के चले गए। तो ये मतलब लगता है कि गौतम बुद्ध के बाद सीधे मोदी जी भी आए हैं। लेकिन बाकी जो फर्क है गौतम बुद्ध और मोदी में, कि गौतम बुद्ध का नाम कभी एप्स्टीन फाइल में नहीं आया था, है ना। गौतम बुद्ध ने कभी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने कभी गौतम अडानी की दलाली नहीं की थी। गौतम बुद्ध ने कभी गुजरात में दंगे नहीं कराए थे, है ना। तो इतने सारी जो बाकी जो फर्क है उसको हटा दीजिए, और फिर कहिए कि भाई ये पत्नी तो छोड़ना भारत में मतलब एक परंपरा रही है महापुरुषों की। गौतम बुद्ध को देखिए, अब मोदी जी को देखिए। तो ये सब इनका पाखंड पूर्ण जो एक रवैया है वो कहते हैं। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में मोदी पर कितने आरोपों की झड़ी लगी है। एप्स्टीन फाइल तो अपनी जगह काम कर ही रहा था। मैं तो बार बार मैंने तो राष्ट्रपति महोदया को पत्र भी लिखा कि भाई इनको बर्खास्त कीजिए। जिस तरह से एप्स्टीन फाइलों में नाम आ रहा है, जिस तरह से अनिल अंबानी कह रहे हैं कि हमें स्वीडन की एक लंबी लड़की चाहिए सुनहले बालों वाली, और ये वो, तो उसके बाद तो बहुत सारे सवाल उठ गए। और जिस तरह लगातार डोनाल्ड ट्रंप मोदी को धमकाता जा रहा है, खुल के कह रहा है कि मैं जब चाहूं मोदी को बर्बाद कर दूं, उसके बाद तो ये शक गहरा हो गया कि भाई आपने एप्स्टीन पर टापू पर कुछ गुल खिलाए थे। और उसके बाद देखिए उससे जुड़ी जुड़ी बात आ गई वो मधु किश्वर की बात। अब ये मधु किश्वर भी वो महिला है जिन्होंने खुद मोदी की जीवनी लिखी है, मोदी नामा लिखा है, और वो खुलकर बोल रही हैं, नाम लेकर बोल रही हैं। मानसी सोनी का नाम लेके बोल रही हैं, स्मृति ईरानी का उन्होंने जिक्र किया, और अपने बारे में मधु किश्वर ने कहा कि मैं तो अवसाद में चली गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी मोदी जी के कारनामों को सुन सुनकर, और मुझे अपना इलाज करवाना पड़ा। और उन्होंने अपनी जान पर भी खतरा बता दिया कि मेरी स्थिति भी हरेन पांड्या की हो सकती है। जिस उसके तरह बाद उसके बाद गायब भी हो गई है, वो 48 घंटे से कहीं दिख नहीं रही हैं। अब बताइए ये तो आप एक नई खबर दे रहे हैं मुझे। तो अब ये स्थिति है। उसके बाद अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, उन्होंने तो कहा कि मैं 4-5 महिला सांसदों को जानता हूं जो मोदी के साथ सोने के बाद जिनको टिकट मिला था। और ऐसे ही आरोप गुजरात के एक रिटायर्ड आईएएस थे जो निलंबित भी किए गए, प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में दिया था, हलफनामा करके दिया था कि मोदी को संदेह था कि मेरे पास मानसी सोनी की सीडी है, इसलिए मुझे तंग किया जा रहा है। और बाद में कपिल मिश्रा जो अब दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं, जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो बाकायदा उनका अभी भाषण बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा ने इसका जिक्र किया था, मोदी का और मानसी सोनी के कांड का। तो लगातार ऐसी बातें हो रही हैं। और देखिए अभी जो महाराष्ट्र से आया है, जो वहां अशोक खरात जो ज्योतिषी जो कर रहे थे कर्मकांड, उनकी तस्वीरें आपको अमित शाह के साथ आ रही हैं, है ना। ये सब बिंदु से बिंदु मिलाते चलिए, तो ये स्थिति हो गई है। तो अब तो लग रहा है जैसे कि बिल्कुल वही मोहम्मद शाह रंगीला वाली स्थिति हो, है ना। और ये मतलब कौन कौन नादिर शाह इस देश में कब प्रकट हो और कब हो, कोई नहीं जानता है। ये बहुत मतलब एक अजीब स्थिति हो गई है। और इसी को कर्मा भी कहते हैं। देखिए यही कर्मा है। इतने दिनों तक ये पूरी भाजपा आईटी सेल ने नेहरू जी का चरित्र हनन किया, नेहरू और एडविना के बारे में मनगढ़ंत बातें, बहुत फिजूल बातें। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी को फिरोज खान बता दिया गया, जबकि वो फिरोज गांधी थे और पारसी थे, लेकिन इन्होंने फिरोज खान बताकर उनको मुसलमान घोषित कर दिया। महात्मा गांधी के बारे में अनशंट बातें की गई। सोनिया गांधी को बार डांसर बता दिया गया। मतलब जितना भी आपको कीचड़ उछालना था आपने उछाल दिया, और अब सब कुछ आपके ऊपर पड़ा है। जब आप खुद एप्स्टीन के मतलब एक
नचनिया साबित हो गए हैं। तो ये तो मतलब आप इसको पोएटिक जस्टिस कह सकते हैं। इस तरह से इन लोग को न्याय मिला है, ये प्राकृतिक न्याय मिला है। जी। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज लेकिन जैसे आपने कहा और बड़ा अच्छा वर्णन आपने किया, 11 साल में अभी तक ये नहीं होता था कि लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ें। जी। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के 6 बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है और बीजेपी को छोड़ दिया है। और जी। 18 लोगों की लिस्ट और है जो कि कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े हैं। देखिए, आप जानते ही हैं कि जब आदमी फिसलना शुरू करता है, शुरू में धीरे से फिसलता है और बिल्कुल। उसके बाद जो उसका वेट है, जो उसकी गति है, उसको और जी। ज्यादा तेज कर देती है, वो गिरता चला जाता है। इसका मैंने बिल्कुल। 11 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जी। कि अब भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ऋतु का परिवर्तन हो रहा है। और बिल्कुल। जिस प्रकार से ईरान इजराइल और अमेरिका को ठोक रहा है और जिस प्रकार जी। से उसने कह दिया है कि आओ बेटा अपने लोग हमारे यहाँ उतारो, राख बना के भेज देंगे वापस, और हमारे देश के अंधभक्त जो हैं, जो बेचारे बिना गैस के, बिना एलपीजी के, उनको ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे पास बीजेपी के अंधभक्तों का भी फोन आ रहा है, यार रेस्टा नहीं चल रहा, खाना कैसे बनाए, घर में खाना कैसे बनाए। मैंने कहा यार ये तो अपने मोदी जी से पूछो, मुझसे काहे पूछ रहे हो। मैं तो पहले ही से तुम लोगों को बता रहा था कि थोड़ी अकल का यूज करो। तो इसका मतलब यह है कि आज के तारीख में जो पूरा इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, ब्रांडिंग के माध्यम से एक इमेज बनाई थी, अब वो इतनी तेजी से धराशायी हो रही, जो राहुल गांधी बार बिल्कुल। बार कह रहे थे कि ऐसा समय आएगा कि इनको देखना लोग पसंद नहीं करेंगे, जैसे जर्मनी में भी हुआ। तो डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, किसी पे व्यक्तिगत आरोप जिंदा या मुर्दा पे नहीं जी। लगा रहा हूं। तो अमिताभ जी, आपको क्या लग रहा है, बिहार के अंदर भी कुछ गतिविधियां हो रही हैं? आप बिहार में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं, और आप तो ऐसे केंद्र बिंदु में बैठे हैं कि आपके शत्रु भी बहुत हैं और आपके मित्र भी बहुत है, दोनों की संख्या अपरंपार है। मित्र तो थोड़े विलुप्त हो रहे हैं, है ना? शत्रुओं की संख्या ही ज्यादा है। चलिए, तो ये यही आपने सही कहा। देखिए, जब ये गिर कहते हैं ना कि जब एक बुरा वक्त आता है ना, तो हाथी पर सवार बादशाह को भी कुत्ता काट लेता है ना? तो उसके बाद आप आपका सब कुछ आपका धरा रह जाता है ना? और हम लोगों ने इतिहास में बड़े बड़े तानाशाहों को मिट्टी में मिलते देखा है। हिटलर हो, मुसोलिनी हो, ये हो वो हो, है ना? मुसोलिनी जो इतना बड़ा तानाशाह था इटली का, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और मिलान शहर है इटली में, मिलान शहर के एक पेट्रोल पंप पर उसको उल्टा टांग दिया गया था, है ना? मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन देखिए किस तरह से इन लोग का अंत होता है तानाशाहों का, जो खुद को बिल्कुल अजेय समझते हैं और समझते हैं कि अमर हैं, अजर हैं, अजेय हैं और क्या क्या हैं। तो इस तरह से इनका अंत होता है। अभी पड़ोसी नेपाल में आप देखिए, नए प्रधानमंत्री बने और 24 घंटे के अंदर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री दोनों को अंदर कर दिया। और उन लोग को भी रंगा बिल्ला ही कहा जाता था, जो हमारे देश में मोदी जी और शाह को मैं कहता हूं। तो देखिए, समय किसी का नहीं होता, समय बहुत बलवान है। अब देखिए, अंध भक्तों के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि इनका सपना था कि मुस्लिम मुक्त भारत बनेगा और बन गया सिलेंडर मुक्त किचन। तो इसके लिए ये बेचारे तैयार नहीं थे। ये तो सोच रहे थे कि भाई मुस्लिम मुक्त भारत बन जाएगा, मोदी जी आएंगे, अब्दुल को टाइट कर देंगे, उसके बाद कोई अब्दुल नहीं दिखाई देगा, सारे अब्दुल भारत छोड़ देंगे, उनकी जमीन, सड़कें, मकान वगैरह सब हमारे हो जाएंगे। एकदम मतलब ये तो एक अलग ही, जिसको फूल्स पैराडाइज कहते हैं, ये लोग बेवकूफ की जन्नत में थे, है ना? अब जब ये धरातल पर पहुंचे हैं, जब पता चल रहा है कि मुस्लिम मुक्त भारत नहीं हो रहा है, आपका किचन सिलेंडर मुक्त हो गया है, और आप फ्लिपकार्ट से आप कंडे और उपले मंगाना शुरू कर दीजिए, तब इनको पता चल रहा है। और तब ये फिर अब समझ रहे हैं कि अब इसमें क्या हो। अब एक कथावाचक हैं देवकी नंदन जी, वो कह रहे हैं कि भाई गैस की रोटी खाते खाते भारत में मर्दों की ताकत कम हो गई थी, तो अब वो इसके फायदे गिनाएंगे कि फिर मर्दाना ताकत कैसे लकड़ी के चूल्हे की रोटी से मिले। तो लेकिन होता है कि एक सीमा के बाद लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ी बहुत रफोगिरी चलती है, थोड़ा बहुत चलता है। अभी आपने जो कहा उत्तराखंड वाली बात, देखिए अगले महीने, अब तो कल ही से अगला महीना शुरू हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में। अगर चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने कोई बहुत करामात नहीं दिखा दिया, ज्ञानेश कुमार को मैं करामातियों की श्रेणी में रखता हूं, अगर उनका करामात नहीं चला, तब तो इन लोग की बहुत दुर्गति होने वाली है। बहुत ज्यादा, और बहुत दुर्गति होने वाली, बहुत बहुत दुर्गति दुर्गति हो। होने जी।
और वो यदि दुर्गति होगी, 5-5 राज्यों में यदि ये हारते हैं, तो उसके बाद जो अभी आपने कहा है कि मतलब उत्तराखंड में लोगों ने छोड़ा है, तब तो ये बिल्कुल एक वो आंधी आंधी जैसे डूबते जहाज से चूहे कूदने लगते हैं ना, तो ये तो डूबते जहाज से चूहे कूदने लगेंगे, है ना। और देखिए किसी का समय नहीं रहता। अभी ट्रंप के खिलाफ देखिए अमेरिका में कितने बड़े प्रदर्शन, अमेरिकी इतिहास में, ये सिर्फ आजकल की बात, अमेरिका के इतिहास में इतने बड़े जन प्रदर्शन नहीं हुए थे। 3,000 से ज्यादा रैलियां निकली है, 3,000 से ज्यादा, 80 लाख लोग सड़कों पर आए हैं। और ये अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हुआ है। उन राज्यों में भी हुआ है जो कि बिल्कुल घोर रिपब्लिकन माने जाते हैं, जो ट्रंप के रिपब्लिकन के गढ़ माने जाते हैं, वहां भी ये हुआ है। तो होता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऐसे ही होगा। उसके बाद अब ट्रंप एक अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर तो घिर ही गए हैं, अब घरेलू मोर्चे पर घिर जाएंगे, घिर ही गए हैं घरेलू मोर्चे पर। तो अच्छा, उसके आपको अमिताभ जी ऐसा नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इनको किसी पागल खाने में भर देना चाहिए? विश्व को इन्होंने बिल्कुल अंधकार की तरफ धकेल दिया है और ये तो बिल्कुल हिटलर और मुसोलिनी की तरह काम कर रहे हैं। तो क्या इनको कोई शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक देने की नहीं आवश्यकता है? और नहीं नहीं जी हमारे जी और हमारे देश के अंधभक्त अभी भी इनका समर्थन इसराइल और अमेरिका का कर रहे हैं, जिन्होंने इनके हमारे लोगों के घर में गैस जलना मुश्किल हो रहा है, अभी भी वो इसराइल और अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं और ईरान के विरुद्ध खड़े हुए हैं। देखिए अंध भक्तों की तो एक ही कसौटी है, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, एक ही कसौटी है उनकी। तो यदि गाजा में मुस्लिम बच्चे मारे जाएं तो अंध भक्त लिखेंगे आई स्टैंड विद इजराइल, है ना। ईरान पर हमला हो जाए तो आई स्टैंड विद यूएसए। तो उन लोग का तो मैंने नहीं नहीं, बार लेकिन बार आई कहा है, स्टैंड विद इसराइल कहाँ, दे आर स्टैंडिंग इन ए क्यू फॉर एलपीजी। ये तो हकीकत है ना कि दे आर स्टैंडिंग इन एलपीजी क्यू। लेकिन फेसबुक पर जब वो आते हैं तो लगता है कि मतलब एकदम नेतन्याहू इनका मौसेरा भाई हो, ये मतलब इनमें प्रेम झलकता है। और आपने कहा कि ट्रंप को क्या पागल खाने में भर्ती किया जा सकता है, तो ट्रंप की अब ये स्थिति, मानसिक स्थिति हो गई है कि पागल खाने वाले भी हाथ जोड़ लेंगे कि भाई ये बियॉन्ड बियॉन्ड रिपेयर है, ये मरम्मत के बाहर की चीज हो गई। हम लोग छोटे मोटे पागलपन का इलाज करते हैं भाई, आपने ले आया है डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो भी हाथ जोड़ लेंगे कि भाई इनको आप ले जा सकते हैं। क्योंकि सही कहा आपने, जिस तरह से एक, मैं क्या कहूं, ऐसा तो विश्व इतिहास में केस स्टडी बन जाएगा कि कोई पागल आदमी जब व्हाइट हाउस में घुसता है या पागल के हाथ में आ जाती है सत्ता, सत्ता की डोर, तो वो किस तरह, वो मतलब एक मतवाला हाथी हो जाता है। और मतवाला हाथी कहता है कि कभी वेनेजुएला का वो खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर देता है, ग्रीनलैंड पर दावा करता है, क्यूबा की बात करता है, कनाडा की बात करता है। देखिए ईरान ने एक विश्व का बहुत बड़ा परोपकार किया है ईरान ने, कि ट्रंप को ऐसा ये इसने मतलब नाको दम कर रखा है ना कि ट्रंप अब ग्रीनलैंड को भी भूल जाएगा, कनाडा को भी भूल जाएगा, क्यूबा को भी भूल जाएगा, और जल्दी ही ट्रंप शांति का कबूतर उड़ाने लगेगा, है ना। जो हालत उसकी ईरान ने बना दी है, क्योंकि ये चल नहीं सकता। अमेरिका में गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की, और एकदम हाहाकार की स्थिति है। तो ये तो ट्रंप को बहुत मतलब महंगा पड़ गया। जैसे एक समय वियतनाम युद्ध में जाके अमेरिका दलदल में फंस गया था, और आज भी लोग वियतनाम युद्ध को याद करके मतलब अभी तक जो अमेरिकी मानसिकता है वो एकदम ये हो गई है, चोट खाई हुई है वियतनाम युद्ध से। तो ये तो उसने दूसरा वियतनाम बना दिया है। तो सबकी ये स्थिति आती है। और यदि उसने एप्स्टीन फाइल को दबाना चाहा था तो एप्स्टीन फाइल तो और सबकी और ज्यादा जबान उभर पर गई चला गया। ये और वही बात जबरदस्त। हुई, ये वही गडकरी साहब की गलती हुई कि गडकरी साहब ने एक यूट्यूबर को 50 करोड़ का नोटिस भेज दिया, मुकेश मोहन को, कि तुमने हाँ, कहा है कि मेरे परिवार के लोग बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो लोग नहीं भी जानते थे मुकेश मोहन का नाम, वो वो भी जान फेमस गए हो गया। हैं, है ना। जिनको अच्छा नहीं भी अमिताभ जी, पता। उसके बारे में बताइए जो एक महिला ने बताया कि साहब वो एक चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, बाद में गवर्नर हो गए, उन्होंने जी मुझे जी बुलाया और हम बिस्तर जी होने जी के लिए कहा। उनके बारे में भी 2 मिनट प्रकाश डालिए। जी जी इस महिला का नाम है सीमा गोविंद जी। और ये सीमा गोविंद राजस्थान की रहने वाली हैं। थोड़ा समाज सेविका खुद को कहती हैं, गोविंद फाउंडेशन चलाती हैं, और राजस्थान में ये एक कॉलेज चलाती थी। और राजस्थान के गवर्नर हुआ करते थे कल्याण सिंह,
जो एक जमाने में यूपी के मुख्यमंत्री थे, और याद होगा कि 6 दिसंबर 92 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तो कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री थे उस समय यूपी के। उनकी सरकार भी फिर बर्खास्त कर दी थी नरसिम्हा राव ने। तो कल्याण सिंह बाद में राजस्थान के गवर्नर हुए, और दर्शक जानते हैं कि जो गवर्नर होता है वही चांसलर भी होता है, राज्यपाल ही कुलाधिपति होता है, और सारे यूनिवर्सिटीज का वो मतलब हेड रहता है। तो उस महिला के कॉलेज में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो सीमा गोविंद पहुंच गई कल्याण सिंह से मिलने जयपुर में जो राजभवन था, और उसने बताई बात। तो कल्याण सिंह ने एकदम खुल के कह दिया कि भाई ये तो गिव एंड टेक का मामला है। मतलब उसने इशारों इशारों में या खुल के ही कह दिया कि भाई आप हमारे साथ हम बिस्तर होइए, मैं आपकी मदद करता हूं। और ये वरिष्ठ राम भक्त बोल रहे हैं कल्याण सिंह, और उस समय काफी वो बुजुर्ग हो चुके थे, है ना। जो सनातन धर्म में जो 4 आश्रम बताए गए हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो वो वानप्रस्थ में चले गए थे। और वानप्रस्थी को देखिए कि वो महिला से क्या बोल रहे हैं। तो अब सनातनी लोग इसमें भी उनको विश्वामित्र के बराबर बना देंगे कि जब मेनका को देख के विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, तो कल्याण सिंह की नहीं नहीं, तपस्या क्यों मैं नहीं भंग देखिए होगी। अमिताभ जी, मैं सनातनी हूँ। मैं इसकी बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ। ऐसे आदमी को अगर जीवित होता तो इसको जेल में डालना था। मैं वैसा फर्जी सनातनी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं मैं आप तो पर नहीं करा, लेकिन लेकिन आजकल जो एक प्रथा चल गई है कि हर चीज को आप किसी चीज के नाम पर करें। जैसे अभी अशोक खराट कह रहे हैं कि मैंने तो धार्मिक अनुष्ठान किया था, तो तो वही बात हो गई है। तो ये भी एक तरह की मतलब शर्म निरपेक्षता है। हम लोग अब एक तो ये शर्म अनिल निरपेक्ष। अंबानी भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे एप्स्टीन के। फिर एप्स्टीन बिल्कुल, का केस ही खत्म हो जाना चाहिए। वो तो धार्मिक एकदम अनुष्ठान खत्म हो था। जाना चाहिए सारा। आसाराम बापू एकांत अनुष्ठान कर रहे थे, वो भी खत्म हो जाना चाहिए। और धार्मिक और तो अनुष्ठान, लेकिन ये धर्म की व्याख्या मुझे तो भाई समझ में आई नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आती है, लेकिन बोलने वाले बोलते हैं और उस पर विश्वास करने वाले लोग करने लगते हैं। तो और बाद में कल्याण सिंह ने उस महिला की सीमा कोविंद को इतना तंग किया कि उसका अपना कॉलेज बंद करना पड़ा, कॉलेज पर ताला लग गया। और ये जो कल्याण सिंह है, जब ये यूपी के सीएम थे, उस समय एक कुसुम राय नाम की महिला के साथ इनके बड़े अंतरंग संबंध थे। और कुसुम राय को एकदम, वो एक छोटी सी नेता थी, आजमगढ़ की लोकल नेता, लेकिन उसका उस समय इतना ज्यादा असर था सत्ता के गलियारों में कि बड़े बड़े मतलब जो डीएम और कमिश्नर को वो फटकार लगाते चलती थी। तो ये स्थिति है। तो मतलब ये कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। आप जिस आप अटल जी की बात कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की एक छवि है कि भाई अटल जी तो अटल जी थे, वो तो एकदम कोई देवी पुरुष जैसे लगते थे। वाजपेयी के बारे में सब जानते हैं, उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन खुद कहते थे कि मैं कुंवारा हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। और वो राजकुमारी कौल नाम की एक शादीशुदा महिला के साथ रहते थे। और उसकी जो बेटी थी नमिता भट्टाचार्य, वो एक तरह से उनकी दत्तक पुत्री थी। और नमिता भट्टाचार्य का जो हस्बैंड था वो उनका दत्तक दामाद था, रंजन भट्टाचार्य। और रंजन भट्टाचार्य जो था, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो सत्ता के गलियारों में उसकी बहुत हनक थी, रंजन भट्टाचार्य की। लोग काम करवाने रंजन भट्टाचार्य के पास जाते थे। तो इस तरह की बातें हैं इन लोगों का। और इसलिए भाजपा में आप देखेंगे किसी भी रेपिस्ट के खिलाफ कोई कोई एक्शन नहीं होता, किसी भी दुष्कर्मी के खिलाफ। अभी देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को देखिए, ये जब कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, इसने महिला पहलवानों के साथ इतनी गुंडई की, लेकिन ब्रजभूषण सिंह को निष्कासित तो छोड़ दीजिए, निलंबित तक नहीं किया गया। और यही सोच है कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्होंने रिहा किया समय से पहले, 11 बलात्कारियों को 2022 में गुजरात चुनाव के पहले रिहा कर दिया गया, तो उन बलात्कारियों का अभिनंदन हुआ, उनको आरती उनकी उतारी गई और कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी है ना। अमृत काल में हम लोग को एक से एक नई नई अवधारणाओं से हमारा परिचय हो रहा है। संस्कारी बलात्कारी है, मतलब आरती उतारने वाले मान रहे हैं कि ये बलात्कारी हैं, लेकिन ये संस्कारी भी हैं। नहीं, ये भी तो कहा हम गया लोग ब्राह्मण है तो इसका माने इनके लिए सब कुछ कम ब्राह्मण है। है तो ब्राह्मण है, अब क्या कीजिएगा। अब तो ये स्थिति है। और ये एक हम लोग, क्या मैं कहूं, एक शर्म निरपेक्षता के दौर में हम लोग जी रहे हैं, जब लोग शर्म हया छोड़ के गलत काम करते हैं, गलत चीज का सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम लड़की के साथ रेप होता है तो जय श्री राम कहते हैं। वैसे हम लोग एक अंधकार युग में जी रहे हैं। जी प्रोफेसर नहीं, साहब। सही बात है अमिताभ साहब, बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्ञानवर्धन आपने किया। आशा जी है दर्शक श्रोताओं को आज की वार्ता पसंद आएगी। लेकिन मुझे जी बहुत अच्छी लगी।
और जी मुझे जी बहुत पक्षों पे आपके उससे बहुत अच्छी नॉलेज मिली। तो धन्यवाद। लेट अस सी कैसे दर्शक श्रोता इसको पसंद करते हैं। जी और जी नमस्कार, बहुत बहुत जी धन्यवाद, आभार। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।